हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 या इकाई 3 का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम आज वर्बल लर्निंग और उसका नेचर और मटेरियल को समझने का प्रयास करेंगे। शाब्दिक सीखना और शाब्दिक सीखने की क्या प्रकृति है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसमें हम किस तरीके की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, मानव जो है वो अपने जीवन काल में कई तरीके के अधिगम करता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वह शाब्दिक सीखना है, जो वह शब्दों के द्वारा करता है। और जो शाब्दिक अधिगम है या वाचिक अधिगम जो है वह केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि पशु किसी भी रूप में शब्दों का अधिगम नहीं कर सकता। और मनुष्य का ज़्यादातर जो समय है वह वाचिक अधिगम में ही यूज़ होता है। तो शाब्दिक सीखने से तात्पर्य क्या है ये हम जान लेते हैं। शाब्दिक सीखने से तात्पर्य है कि ऐसा सीखना जिसमें व्यक्ति अक्षरों या अक्षरों से बने सार्थक, अर्थहीन शब्दों, वाक्यों, चिन्हों और अंकों के अर्थों को सीखता है, और इनको सीखने के साथ साथ इसका जो आशय है उसे भी समझता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि शाब्दिक सीखने में व्यक्ति अक्षरों का प्रयोग करता है। अक्षर अल्फ़ाबेट्स हो गए, और इन अल्फ़ाबेट्स से जो भी मीनिंगफुल या नॉनसेंस वर्ड्स, सिलेबल्स या सेंटेंसेस बनते हैं उनको वह सीखता है। जो चिन्ह होते हैं उन्हें सीखता है, और इसमें वह अंकों का भी प्रयोग करता है। और सीखने के साथ साथ इन अर्थों, इन वाक्यों का, इन अक्षरों का क्या आशय है, क्या मीनिंग है, उसे भी वह समझता है। विद्यार्थियों, वाचिक अधिगम में जिन्होंने सबसे अधिक प्रयोगात्मक कार्य किया है वह है हर्मन एबिंगहाउस। हर्मन एबिंगहाउस ने 1885 में वाचिक अधिगम पर कई कार्य किए, और उन्होंने बताया कि वाचिक अधिगम में जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उनमें शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, चित्र होते हैं, डायग्राम्स, और अर्थहीन पद भी शामिल होते हैं। अर्थहीन पद वे पद होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। विद्यार्थियों, वाचिक अधिगम में जो सामग्रियां का प्रयोग किया जाता है या जिस मटेरियल का यूज़ हम वर्बल लर्निंग में करते हैं वह निम्न प्रकार हैं। वाचिक अधिगम में 3 तरह की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है निरर्थक शब्द या नॉनसेंस सिलेबल्स। दूसरा है सार्थक शब्द या मीनिंगफुल वर्ड्स। तीसरा जो है वह है संरचित क्रम वाले सार्थक एवं निरर्थक शब्द, मीनिंगफुल एंड नॉनसेंस आइटम्स इन स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस। विद्यार्थियों, निरर्थक शब्द जिसका हम वाचिक अधिगम में प्रयोग करते हैं, इसको सर्वप्रथम हर्मन एबिंगहाउस ने 1885 में 2 व्यंजनों की मध्य एक स्वर रखकर, मतलब उन्होंने 2 कॉन्सोनेंट लिए, 2 व्यंजन लिए और उसके बीच में एक स्वर यानी कि वॉवल को रखकर 2300 निरर्थक शब्दों को बनाया। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। 2 जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? जो हम अल्फ़ाबेट्स में जो ए से लेके जेड में व्यंजनों के अलावा व्यंजन क्या हो गए? व्यंजन क्या हुए विद्यार्थियों? व्यंजन का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट्स।
और स्वर का मतलब हुआ वॉवल। तो मैंने ये बताया निरर्थक शब्दों में दो व्यंजन, तो दो हो गए कॉन्सोनेंट। तो अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट कौन से हो गए, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ एल और के। तो एल और के जो है वो दो कॉन्सोनेंट हो गए और उसके बीच में एक स्वर। और स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू एस। तो स्वर जो है, जैसे हमने मान लीजिए एल और के लिया और उसके बीच में हमने आई डाल दिया, तो एल आई के, ये एक नॉनसेंस सिलेबल्स जो है वह तैयार हो गया। इसी तरीके के प्रयोग करके उन्होंने हर्बन एबंगहॉस ने 2300 निरर्थक शब्दों को बनाया। और इन शब्दों में पहला अक्षर व्यंजन, दूसरा स्वर एवं तीसरा अक्षर जो है वह व्यंजन पाया गया। उन्होंने इसी निरर्थक सामग्री की सहायता से वाचिक अधिगम पर प्रयोगात्मक अध्ययन किए और ये पाया कि इन निरर्थक शब्दों में साहचर्य संबंध केवल 20% ही होता है। इसका ये तात्पर्य विद्यार्थियों कि इनमें अगर आप देखें कि एसोसिएशन या कोऑर्डिनेशन कितना होगा, तो हर्बन एबंगहॉस ने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि इनके बीच में जो संबंध है वह सिर्फ 20% होता है। दूसरा सामग्री जो वाचिक अधिगम में प्रयोग की जाती है वह है सार्थक शब्द या मीनिंगफुल वर्ड्स। विद्यार्थियों, जे.एस. ग्लेज ने रेटिंग विधि की सहायता से निरर्थक पदों के साहचर्य मूल्य का अध्ययन करके बताया कि निरर्थक पदों का साहचर्य मूल्य कम होता है। जैसा कि हमने निरर्थक पदों में पढ़ा था कि हर्बन एबंगहॉस ने बताया कि सिर्फ 20% उनमें संबंध होता है। तो उसी प्रकार जे.एस. ग्लेज ने भी ये बताया कि इसमें साहचर्य जो है वो कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निरर्थक पद हैं उसकी अपेक्षा सार्थक पदों को व्यक्ति जल्दी याद कर लेता है, क्योंकि उसमें संबंध होता है। और यही कारण है कि व्यक्ति वाचिक सीखने में जो वर्बल लर्निंग होती है उसमें सार्थक पदों का उपयोग अधिक करता है। तो अनेक एवं विभिन्न प्रकार की प्रायोगिक परिस्थितियों में यदि हम साहचर्य मूल्य को स्थिर कर दें तो शब्दों का साहचर्य मूल्य उनकी आवृत्ति से ज्ञात किया जा सकता है। तो जितनी अधिक शब्दों की आवृत्ति होगी, जितनी बार शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उतना ही अधिक हम उन शब्दों को याद रखेंगे। इस प्रकार का प्रयोग जे.एस. ग्लेज ने किया और उन्होंने ये बताया कि जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें हम ज़्यादा याद रख पाते हैं, उनका जो साहचर्य मूल्य है वह ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू नॉनसेंस सिलेबल्स। और साहचर्य जो हम बता रहे हैं आपको, सार्थक शब्द कोई भी हो सकते हैं जिनका कोई आशय निकलता है। जैसे यदि हम सार्थक शब्द में शिक्षा ले सकते हैं, अस्वीकृति ले सकते हैं, अवसर ले सकते हैं, वह कुछ भी हो सकता है। थर्ड जो है वह है मीनिंगफुल एंड नॉनसेंस आइटम इन स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस, संरचित क्रम वाले सार्थक एवं निरर्थक शब्द। इस प्रकार की सूची में हम दोनों प्रकार के शब्दों को सम्मिलित करते हैं, सार्थक एवं निरर्थक। इसका मतलब यह हुआ कि सार्थक पदों को इस प्रकार रखा जाता है कि उसका कोई अर्थ नहीं निकले। और मिलर और सेल्फ्रिज ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1950 में ये बताया कि शब्दों में जितनी अधिक क्रमबद्धता होगी, जितनी ज़्यादा उसमें क्रमबद्धता या सीक्वेंस होगी, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सब्जेक्ट उस विषय को उतना ही जल्दी या कम समय में सीख लेगा। जितना ज़्यादा सीक्वेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो हमारा प्रयोज्य सब्जेक्ट होगा उस विषय को सीख पाएगा। तो हमने ये देखा
के संरचित क्रम वाले जो सार्थक एवं निरर्थक शब्द होते हैं उसमें हम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि उसका कोई मीनिंग नहीं निकले। तो विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में वाचिक अधिगम या वर्बल लर्निंग के नेचर का और वाचिक अधिगम में प्रयोग आने वाली सामग्रियों का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए।